प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान एक बार फिर वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की अपील मान ली गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले पर एक तरफ हैरत का इजहार किया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी किया है। बैरिस्टर गौहर ने आज ये ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह से पार्टी को तहलील कर देने के मुताबिक है कि उसके पास कोई निशान ही मौजूद ना हो। अगर बल्ले के निशान से मसला है तो कोई और निशान दे दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि टेक्निकली अगर कोई और निशान दिया जा सकता है तो फिर बल्ले का निशान भी दिया जा सकता था। तहरीक इंसाफ का जो अपील है या दरख्वास्त है, इस पर तफसीली समाअत तो 9 जनवरी को होनी है पेशावर हाई कोर्ट में। आज के फैसले को अली जफर साहब ने, जिन्होंने पहली समाअत में दलाइल दिए थे, उन्होंने इस फैसले को अजीबो गरीब ऑर्डर करार दिया और वो कह रहे हैं कि यह अजीबो गरीब ऑर्डर है कि एक सिंगल बेंच का एक फैसला था और तफसीली दलाइल सुनने के बाद ये स्टे दिया गया था और आज जो है वो स्टे वोकेट कर दिया गया। तो क्या वाकई ये हैरान कुन फैसला है, अजीब फैसला है, जबकि अब जो समाअत है इस पर होनी है 9 तारीख को, 9 जनवरी को। एक तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरा, तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है उस पर भी बानी तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। इस केस को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा, कैसे ये मामला आगे चलेगा, इस पर बात करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम केस लगा हुआ था, वो था लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया था कि वो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। ये मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये इस्तिफ़सार किया कि अगर आपकी दरख्वास्त तौहीन अदालत की दरख्वास्त है और ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो IG साहबान को और बाकी लोगों को फरीक क्यों बनाया गया है, उनका इस केस से या इस पिटीशन से क्या लेना देना है। बहुत से आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए हैं, बहुत से रिमार्क्स अदालत की तरफ से भी आए हैं, उन पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद है, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया काम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। मैं आप तीनों को खुशामदीद कहता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अली जफर साहब ने कहा अभी कुछ देर पहले, वो हमारे चैनल पर बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि एक अजीबो गरीब सा ऑर्डर है, यानी वो इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं कि स्टे ऑर्डर दिया था और उस पर जो अपील लगी है वो अपील बुनियादी तौर पर एक डिवीजन बेंच ने सुननी है 9 जनवरी को, लेकिन आज जो है वो अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त पर यह फैसला दे दिया गया कि उस स्टे को जो सिंगल बेंच ने दिया था उसको वोकेट कर दिया गया। क्या वाकई आपके ख्याल में आप मुत्तफिक हैं अली जफर साहब के इस हैरानी के अमल से, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अजीबोगरीब सा ऑर्डर है सिंगल बेंच के अगेंस्ट? वो इसमें ऐसा नहीं है। अली जफर, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, बात भी समझते हैं, और अगर ना समझनी हो तो वो फिर PTI की आदत है, वो बाज़ जगह पे नहीं भी समझती PTI वाले। बात तो इतनी सी है कि एक ऐसे मामले में स्टे ऑर्डर दिया गया था जिसमें PTI का ऑफिस भी यहीं पे सिचुएट करता था इस्लामाबाद में, ऑर्डर भी जो इस्लामाबाद में हुआ था, इलेक्शन कमीशन भी यहीं पे था, जजमेंट भी यहीं थी, आर्गूमेंट्स भी यहीं पे थे, और इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन में ये सारा कुछ वाक़या, ये सारा कुछ मामला हुआ था। मगर उसके लिए पेशावर को चूज़ किया गया, जिसकी जुरिसडिक्शन, जिस हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है वो उस सूबे तक महदूद है, और वो एक्स पार्टी ऑर्डर ले लिया गया। एक्स पार्टी ऑर्डर अगर रिकॉल कर लिया गया है राइटली या रॉन्गली, तो इसमें तो जब एक्स पार्टी ऑर्डर लिया गया था उस वक्त तो बड़े जो है ना उस पर जाने बजाए गए थे, और जब वो रिकॉल हो गया, और रिकॉल की जुरिसडिक्शन है, ये नज़रसानी की दरख्वास्त थी शायद, और वैसे भी परमिसेबल है ऑर्डर 39 रूल 4 में, अगर किसी ने कुछ स्टे ऑर्डर दिया है और बाद में कोर्ट समझती है कि इसको जो है रिकॉल किया जा सकता है, तो वो रिकॉल हो सकता है। CPC में ये प्रोविजन मौजूद है। तो अगर रिकॉल कर दिया तो फिर अब यहाँ पे रिकॉल हो गया, अब उसके अगेंस्ट एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन जो है उनकी जो पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट जाना शायद मेंटेनेबल नहीं होती, मगर वो फरमा रहे हैं तो शायद उन्होंने कुछ मगर कामरान साहब, क्या वो इस नुक्ते पर तो जा सकते हैं ना कि स्टे जो खारिज किया गया है, ये स्टे खारिज नहीं किया जा सकता था, कम से कम इस नुक्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, देखिए, जब स्टे दिया गया था और स्टे ऐसी बात पे दिया गया था जो अल्टीमेट, अगर फाइनल अगर डिसीजन होता तो वो ऑर्डर पास हो सकता था, मगर उनको एक्स पार्टी यानी दूसरी पार्टी को सुने बगैर ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया।
और अब जब दोनों पार्टियों को सुन को उसको रिकॉल कर लिया गया है, ग्राउंड्स मेरे पास नहीं है इस वक्त, मेरे सामने नहीं है, मैंने देखे भी नहीं है, तो उसमें जुरिस्डिक्शन का मसला भी आता है, उसमें और मसाइल भी आते हैं। तो वो किस तरह से जो है ना उसको लेके सर आमतौर पर कामरान साहब, लेकिन जब आमतौर पर जब किसी भी केस में स्टे ऑर्डर दिया जाता है तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है कि स्टे का मतलब ये होता है कि हम नोटिस कर रहे हैं, फिलहाल स्टे दे रहे हैं और उसके बाद हम दोनों पार्टीज को सुन लेंगे या जितने भी फ्री कैन उनको सुन लेंगे। क्या ये आपके ख्याल में अनहोनी बात है लॉ में या अदालतों में कि सुने बगैर किसी एक फरीक को स्टे ऑर्डर दे दिया गया? स्टे ऑर्डर ये होता है कि आप फर्ज करिए कि मेरे कमरे में आना चाह रहे हैं और ये स्टे दे दिया जाए कि आप कमरे में इंटर नहीं हो सकते, ये तो मुमकिन है। मगर आप कमरे में आ चुके हैं और आपको पहली पेशी पे दूसरे फरीक को सुने बगैर कहा जाए कि आप कमरे से निकाल दें आपको, तो क्या ये ऐसा ऑर्डर मुमकिन है? ये ऐसा ऑर्डर है जो आपको पूरी किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। यानी जो ऑर्डर अल्टीमेटली पास हो सकता है वो अल्टीमेटली ऑर्डर पहली डेट पे पास कर दिया गया। सही है। आरिफ चौधरी साहब, कामरान साहब ने दो तीन बातें की। एक तो वो कह रहे हैं कि सही फोरम का इंतखाब नहीं किया पीटीआई ने, ये शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती थी या उनको वहाँ जाना चाहिए था। आपके ख्याल में क्या पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई जा ही नहीं सकती थी? आपकी भी ये राय है आरिफ चौधरी साहब? इस तरह के वो पाकिस्तान सूबाई हाई कोर्ट्स जो हैं उनके पास जाया जा सकता है, यानी वही इख्तियार समाअत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हासिल है जो पेशावर हाई कोर्ट को है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कहा जाए कि जी वहां क्यों गए और वहां जुरिस्डिक्शन, या तो बतौर खास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये बनाई गई होती इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसका यही दायरा इख्तियार होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो सब उसने सुनने हैं, तो फिर तो और बात थी। तो एक ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कर्ज करूं, ये जो स्टे होता है, जो कामरान साहब ने फरमाया कि जी आर्टिकल 39 रूल 4 जो है वो, उसमें ये नहीं होता कि वो उसी कोर्ट को कहा जाता है कि जी आप ऑर्डर रिकॉल करें, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ असदुल्ला साहब अपील नहीं है कोई। और फिर जब आपने इंट्रा कोर्ट अपील की है तो इंट्रा कोर्ट अपील मेंटेनेबल नहीं है चूंकि इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ है। इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो तो आपकी जब फाइनल आपके हक में फैसला या किसी के खिलाफ हो जाएगा तो उसके बाद लाई करती है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी ये पसंदो नापसंद जो है, कानून जो है उसमें तो ऐसी कोई रुकावट नहीं है। और अभी जो मामला है ये वो बात नहीं है जो ये फरमा रहे हैं कि एक शख्स घर के अंदर दाखिल हो जाए और उसको आप इजाजत दे दें कि जी आप एक अंदर जाने की इजाजत देना ना देना, ये बात बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। बात ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी मैदान में हैं, हर एक का अपना सिंबल है। एक पार्टी को, क्योंकि हर पार्टी को सिंबल अपना मुतारफ कराने के लिए वक्त लगता है और एक दिन की बात नहीं, मुद्दतें लगती हैं कि वो उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाती पॉलिटिकल पार्टी कि जनाब ये हमारा इंतखाबी निशान है। वो इंतखाबी निशान अगर आप छीन लेते हैं और आपको इंटरिम ऑर्डर भी नहीं मिलता तो इसका मतलब यह है कि वो सारे के सारे दिन जो हैं जिसमें आपको बड़ी जल्दी है कि आप कहते हैं कि जी हमने 8 फरवरी पे इलेक्शन करवाने हैं, जबकि पहले आपने आइन के मुताबिक नहीं करवाए। 8 फरवरी की डेट को अगर हमने एडहियर करना है तो उस ये दिन यहाँ पर एक बुनियादी नुक्ता आरिफ चौधरी साहब मैं समझना चाह रहा हूँ। बैरिस्टर आमिर सर साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन पहले मैं एक सवाल आरिफ चौधरी साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि एक फैसला पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की तरफ से, उसमें इंट्रा कोर्ट अपील में चला जाती है इलेक्शन कमीशन, उसकी हेयरिंग होनी है 9 जनवरी को। अब मेरा सवाल यह है कि इसके दौरान ये जो आज हुआ है ये क्या हुआ है? यानी बुनियादी तौर पर तो इंट्रा कोर्ट अपील तो अभी सुनी जानी है, आज भी क्या अपील ही सुनी गई है? ये नजर सानी थी, ये क्या थी? मैं तो यही इसीलिए तो हैरान कौन बात है जो उन्होंने कहा, बैरिस्टर साहब ने सही कहा, इसलिए कि बुनियादी तौर पर आप ये लॉ है कि आप इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं चलेगी। यहाँ ये दलील दी जा सकती है कि जी चूंकि इंटरिम ऑर्डर में जनाब पूरे का पूरा रिलीफ दे दिया गया है तो इसलिए अपील चलेगी। तो जब अपील चलेगी तो फिर अपील के यानी डिवीजन बेंच जो है उसके पास फिर क्या रह जाता है?
ये तो देखे ना, स्टे ऑर्डर जो मिला था वो ये था कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ये अपने इंतखाबी निशान को मुतारफ करवाएं और इलेक्शन लड़े। यानी ये तो इनफैक्ट इलेक्शन से बाद रखने की बात है ना जी। तो वो कंटिन्यूएशन के लिए तो स्टे दिया जाता है। ये जो है ये तो अल्टीमेट बात होगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है अगर वो आखिर तक फील्ड होल्ड करता है तो ये अल्टीमेट होगा कि जनाब ये जो तहरीक इंसाफ है वो निशान से महरूम हो जाएगी। इलेक्शन में जो उसकी अपनी हैसियत है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होगी, क्योंकि जो उसने सीटें देनी है जब इलेक्शन यानी मखसूस नशस्तें जिनको सामने रख के ये किया जा रहा सारा, और भी बहुत सारे पहलू हैं। तो बात यह है कि ये इंटरिम रिलीफ जो था इसको उस वक्त तक कंटिन्यू रहना चाहिए था जब तक कि इसका फाइनल फैसला नहीं हुआ। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन कैसे फ्रीक है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला अगर आता है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन तो वो तो बुलाएगी, कोई पार्टी बनाएगी फ्रीक। ये तो प्राइवेट पर्सन जो है, इलेक्शन कमीशन तो उसकी जगह उसने दे दी है, और वो प्राइवेट पर्सन भी वो है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ। किसी जमाने में वो तहरीक इंसाफ में था, अकबर एस बाबर, और उसके बाद उसने वो तहरीक छोड़ दी और मुसलसल तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए वो मुख्तलिफ इस तरह की पेटिशनें कर रहा है जिस तरह के उसने पहले फॉरेन फंडिंग वाली थी। और तीसरी बात यह है कि एक ही पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए इस तरह ग्रिलिंग उसकी क्यों की जा रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा। सही है, ये सारे सवाल सही है। चलें, ये तो सर वो सवाल है, लेकिन एक सवाल जो पेशावर हाईकोर्ट ने उठाया था, बुनियादी सवाल, बैरिस्टर आमिर हसन साहब एक सवाल उठाया था पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए जब बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया था। उन्होंने कहा था कि अगर फर्ज कीजिए कि कल को अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये डिसाइड हो जाता है कि नहीं, जो इलेक्शन हुए थे इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो दुरुस्त थे और इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है, और तब इलेक्शन हो चुके होंगे, तो फिर क्या करेंगे? क्या इलेक्शन दोबारा कराएंगे? अब अगर एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए और वो निशान के बगैर इलेक्शन में उतर जाए, उसको डैमेज हो जाएगा, लेकिन कल को फैसला अगर रिवर्स भी हो जाएगा तो फिर क्या होगा? बैरिस्टर साहब देखिए, ये सवाल तो अगर एक नजर से देखें तो दुरुस्त सवाल है, लेकिन अगर दूसरी नजर से देखें कि अगर आज आप उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देते हैं लेकिन लीगली वो पॉलिटिकल पार्टी ये राइट नहीं रखती एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर क्या होगा? तो सवाल तो दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि लीगल बहसों से ज्यादा हमेशा ये जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं, हमारी बदनसीबी है इस मुल्क की कि वो अदालतों में चले जाते हैं। ये अदालतों के फैसले नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को इंतखाबात के अंदर मुसावी मौके मिलने चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है उसे इलेक्शन के अंदर आना चाहिए, उसे अपने सिंबल के साथ आना चाहिए। और ये हम इसलिए कहते हैं कि वाहिद हम सियासी जमात हैं जिनसे सिंबल छीना गया। हमने 70 और 77 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत ली, लोगों ने हमें तलवार के निशान पे वोट दिया, हमारा निशान हमसे छीन लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ना इन इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन रखती है। देखिए, ये फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब अपनी साख बनाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कानून साजी करें, फिर हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर और लीडर तो अपोजिशन की मर्जी से आएगा। ये इलेक्शन कमिश्नर साहब हमें तोहफा है पीटीआई की हुकूमत का विद कंसल्टेशन ऑफ मियां शहबाज शरीफ। अब अगर किसी तरह भी आपको कोई फर्द निजाम को बेहतर नहीं कर पा रहा, आपने इतनी कानून साजी कर दी, इलेक्शन कमीशन को इतना कामयाब ताकतवर कर दिया कि चीफ जस्टिस ने आप सपोर्ट दे दी कि आप 8 फरवरी को इलेक्शन कराएं। कोई आपके इलेक्शन के प्रोसेस पे सवाल उठाएगा तो हम तौहीन अदालत तसव्वुर करेंगे ये चीज। तो इतनी चीजें मिलने के बाद क्या अब इलेक्शन कमीशन को अपनी साख नहीं बनानी चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का उनके ऊपर एतबार हो? अगर किसी के इलेक्शन का इशू है और आप उसे तरीके से हैंडल कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और अगर आपके फैसले इस तरह उड़ने हैं कागज के पुर्जों की तरह, तो फिर आपको ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। और मैं समझता हूं कि अब ये 35 दिन रह गए हैं महज इंतखाबात के अंदर। ये क्या तमाशा लगा हुआ है कि कौन किस सिंबल से जाएगा, कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, किसके रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। एक दफा आप फैसला करें और मैदान में आने दें सारों को। और आप फैसले, मेरे ख्याल से किसी भी सियासी कुव्वत को आप टेक्निकली नॉकआउट नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा इलेक्शन बनाया जा रहा है जिसके अंदर सियासी किसी एक कुव्वत को, जैसे कि 2017 के इलेक्शन में, 18 के इलेक्शन में एक लाडले को लाया गया था और सारा वो आई के प्रोजेक्ट जो था
2018 उसके लिए तमाशा लगाया गया था, तो साख नहीं बनती इलेक्शन की। आज अगर कोई लाडला प्लस आएगा तो कल कोई इस इलेक्शन की क्या साख होगी? तो फिर कल कोई इदारे माफी मांग लेते हैं महज कि हमसे गलती हो गई, 2 डायलॉग मार देते हैं, लेकिन जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां हो जाती है, जो जमहूरी प्रोसेस रुक जाता है, उसको फिर कौन देखेगा? तो मैं समझता हूँ सियासी जमातों को इजाजत दे। सही, आप कह रहे हैं कि जो गलतियां 2018 में की गई थी वो गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए, मगर इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी पिछले दिनों कामरान साहब, और कहा था कि, और अतर मिनल्ला साहब तो कई मरतबा अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं कि सियासी जमातों को टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट नहीं किया जाना चाहिए। आपके ख्याल में ये टेक्निकल नॉकआउट है जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाना, इसको आप टेक्निकल नॉकआउट देखते हैं? नहीं, इसमें टेक्निकल नॉकआउट नहीं है। इसमें देखिए 2 ऑर्डर्स पास हुए हैं इलेक्शन कमीशन के। पहले ऑर्डर को जो है वो कंसीड किया है तहरीक इंसाफ ने खुद, जिसमें इमरान खान का जो है वो इलेक्शन था, वो जब उसको अंडू किया तो उसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया। जिस ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं करते उसको ये समझा जाता है इम्प्लाइडली कि आपने इसको कंसीड किया। तो जब कंसीड किया तो वो बात उस हद तक तो ख़त्म हो गई। अब आपने उस ऑर्डर की कंप्लायंस करनी थी। अगर आप ज़्यादा चालाकी करते हैं, उसकी कंप्लायंस प्रॉपर नहीं करते, तो फिर जो है ना वो मामला किसी और तरह से हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इसमें डिफरेंस वो करिएगा कि जब ये दूसरी प्रोसीडिंग थी, दूसरे ऑर्डर जिसके नतीजे में पास हुआ, वो 2 तरह की प्रोसीडिंग थी। एक में अकबर एस बाबर और बहुत सारे और लोग थे, और इसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद भी ऑब्जेक्शंस वो किए हुए थे। तो ये मल्टीपल किस्म की जो है ना वो प्रोसीडिंग थी। शायद वो दोस्तों ने देखा नहीं है, ऑर्डर देखा नहीं है, तो इसलिए जो है ना उसमें शायद इनको वो नहीं है। उनकी जो क्वेरीज थी कि जी ये क्या हुआ, ये जो पहले ऑर्डर में हमने ये कहा था, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, उसको अलग अलग लेते थे। अगर आपके कोई दोस्त वहाँ वाच कर रहे थे उस प्रोसीडिंग को इलेक्शन कमीशन की, तो उसमें ये देखिएगा कि उसको जब ये सारे जो प्राइवेट लोगों के केसेस ख़त्म होते थे, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन वाला जो है वो केस टेक अप हो जाता था। तो ये सारे मामलों को इकट्ठा लिया गया है, और वो इसका मौका जो है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा होशियारी करके ख़ुद प्रोवाइड किया गया। अगर होशियारी न करते, प्रॉपर इलेक्शन करवा लेते और प्रॉपर इलेक्शन के नतीजे में सारा काम ठीक हो जाता, उसके बाद जो है ना वो जो निशान उनका था या लेकिन वैसे कामरान साहब, ये आम तौर पर हमारे यहाँ जो सियासी जमातों के इलेक्शन होते हैं, इसमें बुनियादी एतराज़ तो यही है ना कि जी उनके मुकाबले में लोग खड़े नहीं हुए, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन क्या मजमूई तौर पर हमारी तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों के इंतखाबात कमोबेश इसी तरह से नहीं होते हैं? अनअपोज्ड चेयरमैन बनते हैं, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके दो जवाब हैं। फंसता वो है जो पकड़ा जाता है। हाँ, अगर ये कहा जाए जिसका दिन बुरे चल रहे हो, ले लिया जाए, सुन लीजिएगा, जो अगर आपका आर्गूमेंट ले लिया जाए कि जी वो फलाने ने ए ने कत्ल किया था, बच गया था, तो अब वो बी ने कत्ल किया तो इसलिए वो भी बच जाए, तो ये तो कोई इसका ये कोई ऐसा जवाब जो है ना उसके लिए नहीं होता। इस वक्त जो है वो एक चीज जो है वो मंजर आम पे एक पार्टी के हवाले से थी। अगर किसी दूसरी पार्टी ने भी कभी ऐसा किया होगा, तो जब वो फंसेगी तो वो फिर उसके साथ भी इसी से मिलता जुलता ही सलूक होगा। और फिर इस मिलते जुलते सलूक को पहले आपने एक प्रोसीडिंग में खुद कंसीड भी कर लिया हुआ है। और दूसरी बात फिर आगे ये है कि आपने जब आप देख रहे हैं कि मामला तो आपके लिए इस वक्त फेवरेबल नहीं चल रहे, आप 2017 और 18 वाले मंजरनामे के आप शरीक थे, जब दूसरी पार्टी का बाजू मरोड़ा जा रहा था और उससे जो है उसको टिकट होल्डर थे उनको सबको आज़ाद किया जा रहा था और आप उस पर ताड़ियां बजा रहे थे, तो उस वक्त आपको ये नहीं करना चाहिए था। या कम से कम आज जब आपके साथ आपके मामला भी उस तरह से हो गए, तो कम से कम उस पर तो माफी मांग लीजिए ना। हाँ, कि हम जो है उस इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर क्या हरकतें कर रहे थे और उसका नतीजा क्या निकाला गया था। फिर शायद जो है ना वो सियासी कुव्वतें जो है वो इस तरफ तवज्जो दें कि जी आप भी एक सियासी कुव्वत हैं, आपने उसकी माफी तो कम से कम मांग ली है, मगर आप खुद की हरकतों में शरीक रहे हैं उसकी। सही है, बिल्कुल ठीक है। राइट जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। एक नुकता भी उठाया था, उन्होंने कहा था कि जब तक पेशावर हाईकोर्ट में यह मामला पेंडिंग है तब तक सुप्रीम कोर्ट में तो जाया ही नहीं जा सकता। आज बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन अली जफर साहब थोड़ा रिलक्टेंट भी थे इस बात का जवाब देने से कि वो कह रहे थे कि अभी हमने फैसला नहीं किया। तो आरिफ चौधरी साहब की मैं राय जानता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है जब तक पेशावर हाईकोर्ट से फैसला नहीं हो जाता उससे पहले, या नहीं जाया जा सकता? और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जो सवाल में ब्रेक पर जाने से पहले छोड़ गया था आरिफ चौधरी साहब, जो नुकता उठाया है कामरान साहब ने, कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं
कि जब तक ये मामला पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने, इसकी 9 जनवरी को समाअत होनी है, उससे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते और मेंटेनेबल नहीं होगी ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट की। जबकि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। आपके ख्याल में कोई रास्ता मौजूद है तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, वही इस्तदलाल जो पहले ये था कि चूंकि ये एक इंटरिम ऑर्डर है, इसके खिलाफ अपील में नहीं जाया जा सकता। लेकिन कामरान साहब ने कहा कि चूंकि उसमें रिलीफ दिया गया है तो इसमें जाना चाहिए था, और इंट्रा कोर्ट अपील तो ज़ाहिर अपील थी ना। वही इस्तदलाल आप उन्हें हासिल है कि ये सारे का सारा वक्त जो जाया हो जाएगा, जिसमें उसको अगर ये इंटरिम ऑर्डर असल में इंटरिम ऑर्डर नहीं है, ये तो मुकम्मल ऑर्डर है कि आपने एक पार्टी को महरूम कर दिया है अपने निशान से, तो अगर उसने इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो वो कब कैसे देगी और कब तक लेगी, और 8 फरवरी की आपकी शर्त भी है। लिहाजा दोनों तरफ ही बात जाती है। एक तरफ अगर बेंच की मर्जी करता है, ये भी कहा जा सकता है कि जी अभी तो 9 तारीख को लगा हुआ केस और फैसला वहां से होने दे। और यहाँ ये भी हुआ है कि सुप्रीम हाई कोर्ट से किया हुआ, वहां कहा गया कि जी हाई कोर्ट को फैसला करने दे, लेकिन यहाँ जब मामला अदरवाइज आए तो यहाँ में मौजूद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में फौरी तौर पर नोटिस दिया और वो उस मामले में मुदाखलत भी कर दी, ये जो आरोज वाला मामला था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये तो अब कोर्ट में होगा, लेकिन ये कि पीटीआई को अपना रास्ता जरूर बनाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनके लिए कोर्ट से रिज्यूम करें, अदरवाइज तो देखें जिन्होंने ये मैनेज किया है वो इसे लंबा। दूसरी बात, ये जो माफी की बात कर रहे हैं, ये कत्ल वाली बात नहीं कि एक को कत्ल माफ हो गया। बात ये है कि रूल्स ऑफ बिजनेस की बात है। यानी ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी या 4 पॉलिटिकल पार्टी जो भी इस वक्त मैदान में बहुत सरगर्म है, उनको इवन हैंडेडली क्यों नहीं डील किया जा रहा? इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तौर पर इतना खुद मुख्तार, इस तरह का खुद मुख्तार क्यों है कि जो इनको तो नहीं पूछता बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कि जी आपने इलेक्शन करवाए हैं नहीं करवाए हैं। और दूसरी बात, एक बात का इसका जवाब तो कामरान साहब ने दिया है ना। वो कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी के सही नहीं हुए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरी के पास भी लाइसेंस आ गया है कि उसके भी ठीक नहीं हो तो कोई मसला नहीं। नहीं, मैं लाइसेंस की बात नहीं करता कि लाइसेंस किसी के पास। सबसे पहली बात यह है कि क्या आप हक पहुंच पार्टी बने। इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बना हुआ है इस मामले में, और अब तक ये जो लाइसेंस इन्हें तो नहीं है, लेकिन 3 मामलात में जो रवैया इख्तियार किया इलेक्शन कमीशन ने, उसमें तोशा खाना वाला मामला और उसमें फॉरेन फंडिंग वाला मामला, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को देखा तक नहीं उसके मामलात को, सिर्फ इन्हीं के ऊपर लगे हुए हैं। तो इसलिए ये सारी तो है जिनको, चलिए आप तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। आपने आरिफ शोई साहब जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, उस पर तो मैं जरा अगले जो है वो हिस्से में आता हूं। आप सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में आज मौजूद भी रहे हैं, आपने प्रोसीडिंग्स खुद भी देखी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो एतराज़ात तहरीक इंसाफ उठा रही है, उस पर उन एतराज़ात पर एतराज़ सुप्रीम कोर्ट ने आज उठा दिए हैं और बहुत सारे सवाल उठाए हैं, तो उस पर हम आगे आते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना पहले चाह रहा हूँ, बैरिस्टर आमिर हसन साहब के सामने एक सवाल रखना चाह रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त लीगल स्टेटस तो ये है कि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ये जमात बतौर जमात बैन नहीं है, कलअदम नहीं है, इस पर पाबंदी नहीं लगी है, ये बतौर जमात ये जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर किसी जमात के पास इंतखाबी निशान ही मौजूद ना हो तो उसका इंतखाबात में वजूद कैसे बरकरार रह सकता है, या वो अपनी इंतखाबी शनाख्त कैसे बरकरार रख सकती है कि हम एक जमात के तौर पर उतर रहे हैं? तो अमली तौर पर तो वो जमात तहलील नहीं हो जाती है, तहलील हो जाने के मुतरादिफ नहीं है। देखिए असद भाई, असल में इशू ये हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, या चले तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ जो लीगल मामलात हैं उन्हें भी पॉलिटिकली हैंडल कर रही है। इस वक्त पीटीआई का सिर्फ एक काम है कि प्रोपेगेंडा करना, हर चीज में प्रोपेगेंडा। हमारे उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे हैं, बाद में पता चलता है कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार इन्हीं के हैं मैदान के अंदर। फिर प्रोपेगेंडा के मुस्तरद हो गए, फिर पता चलता है सबसे ज्यादा कैंडिडेट जिनके एक्सेप्ट हुए हैं 2000 के करीब, वो भी इन्हीं के हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब आप लीगल मैटर्स को लीगली नहीं देखते तो खराबियां पैदा होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने तो पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि अदालतों को अव्वल तो इनके अंदर आना चाहिए इन मामलात के अंदर, और अगर अदालतें आए तो फिर उन्हें इनके फौरी फैसले करने चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस बड़े थोड़े दिन के लिए होता है। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को बैन करना या ना करना
उनसे सिंबल लेना या ना लेना ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। हाँ। हमारे मुल्क के अंदर ये तमाशा लगा रहता है कि जिसे तंग करना है ये उन्हें तंग किया जा रहा है। मकसद ये है कि उनके एंड पे इलेक्शन लड़ने भी दिया जाएगा, बैच भी होगा बैलेट पेपर के ऊपर, लेकिन ये जो दिन है ना, इन्हें इस बहस के अंदर उलझाया जाएगा और कंफ्यूज किया जाएगा। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर ये बारहा होता है और जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो ये जानते हैं ये हुआ है। और ये कुछ मुसीबतें तहरीके इंसाफ ने खुद भी अपने गले में डाली हैं। ये जो इन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस अपना दे दिया, ये इलेक्शन जो था उहदों का, ये इतना लेंथी प्रोसेस और इतना मुश्किल दे दिया कि आज उसके तहत हो नहीं रहे हैं। अब उसे ये पूरा नहीं कर पाते हैं। सबने वो इलेक्शन होते हुए और इन्हीं की पार्टी से लोग उठ के चले गए कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। और लोग भी कौन से कि इन्होंने चेयरमैन भी एक ऐसा इलेक्ट कर लिया जो 2 दफा हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ा है तीर पे, और जुमा 8 दिन हुए इनकी तरफ गया, उसे डायरेक्टली चेयरमैन बना दिया। और जो पुराने बैठे हैं उन्हें पूछा तक नहीं, घास तक नहीं, और जो बुनियादी मेंबर हैं। लेकिन सर अगेन ये एक लीगल बाइंडिंग तो नहीं है ना सर आमिर साहब, ये कोई लीगल बाइंडिंग तो आप खुद ही कह रहे थे कि अभी बात नहीं मैं कर रहा, जी। मैं ये नहीं कह रहा। मैं देखिए, मैं लीगल तो बात, मैं लीगल देखिए, मैं कभी भी कायल नहीं रहा कि आप अदालत के आर्ग्यूमेंट्स आके टीवी प्रोग्राम्स पे। सर ये तो देखे ना, ये जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं बैरिस्टर साहब कि अभी थोड़े दिन हुए हैं उनको चेयरमैन बना दिया, तो ये एतराज कोई पीपल्स पार्टी पे उठाएगा कि भाई आपकी पार्टी में 20-20 साल पुराने लीडर्स मौजूद हैं, लेकिन आपने एक नौजवान बिलावल साहब को क्यों चेयरमैन बना दिया? तो ये एतराज तो आपकी पार्टी पे भी उठ जाएगा फिर। अच्छा, आपने पॉलिटिकल सवाल कर लिया। हमने इसलिए बना दिया कि बिलावल साहब की माँ ने 30 साल जद्दोजहद की और शहादत हुई, और हमारे वर्कर ये चाहते हैं। हमने किसी को इधर उधर से उठा के नहीं बनाया। बिलावल साहब की वालदा ने इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जद्दोजहद की, और बिलावल साहब बचपन से उस जद्दोजहद के अंदर शरीक थे। माँ की गोद के अंदर अदालतों में भी जा रहे थे और जेलें भी देख रहे थे। बिलावल साहब ने जितना सफर किया है कि उन्होंने 14 साल अपने बाप को, अपना बचपन अपने बाप के साथ नहीं गुजारा। उनका सर इसमें बैरिस्टर साहब कोई ये बहस कहीं और वैसे निकल जाएगी। मैं इसमें आपके साथ ज्यादा आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसी मिसालें तो पार्टी में और भी लोग होंगे जिन्होंने कोड़े खाए होंगे, जिन्होंने कुर्बानियां दी होंगी, जिनके बच्चे शहीद हो गए होंगे, जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी, ऐसे तो कुर्बानियां देने वाले और भी होंगे ना। लेकिन आपने बिलावल साहब को बनाया, तो ये मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं, ये जो सवाबदी होती है ना पार्टी की कि वो किसको चेयरमैन बनाना चाहती है, तो बैरिस्टर गौहर पर ये आपका एतराज कि 9 आमूज को बना दिया, तो ये एतराज मेरा ख्याल है कि भाई मुझे बात तो देखे ना, आर्ग्यूमेंट तो मुझे करने चाहिए। मैं आपका सवाल होना चाहिए, मेरा जवाब होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता आजकल। नहीं, मेरा सवाल ही है, मैं सवाल ही कर रहा हूँ ना, जाहिर है काउंटर क्वेश्चन भी तो कोई चीज होती है जी। मुझे मौका जी कहिए। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ। बात ये है कि जब हम कोड़े खाने वाले हैं, हम शहादतें देने वाले हैं ना, हमने बनाया, एक दफा नहीं बनाया, हमारी सीईसी ने बनाया, जो हमारा प्रोसेस है उसने बनाया, हम बना रहे हैं ना, हम उन्हें बार बार, और हम एतमाद दे रहे हैं, बनाना तो हमने है। हम तो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर आया, और किसी और, बिलावल साहब की तो पीपल्स पार्टी है ना जब से सियासत शुरू हुई, गौहर साहब की नहीं है। बहरहाल आपको ये भी अच्छा लगता है तो हमें तो कोई एतराज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लीगल मैटर्स को लीगली हैंडल करें तो बहुत सारी मुश्किलात पैदा नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब आप लीगल मैटर्स को पॉलिटिकली हैंडल करते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडे का टूल बनाते हैं और तमाशा ज्यादा करते हैं, तो फिर आपको लीगली भी नुकसान होता है और पॉलिटिकली भी नुकसान होता है। मैं अपना ये मौका पहले रख चुका हूँ। पीपल्स पार्टी इस चीज पे कभी कायल नहीं होती, ना चाहती है कि किसी सियासी जमात को सियासी मैदान से दूर किया जाए। हम कहते हैं कि सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत है, उसके सामने आने दिया जाए, इसलिए हमने कभी नहीं किया। हम कल के लाडले के भी खिलाफ थे, हम आज के लाडले प्लस के भी खिलाफ हैं। हम कल भी जब बिल्कुल सही है, चलिए बिल्कुल सही है, ये मौक़िफ़ तो आपने पहले भी दे दिया कि बिल्कुल ठीक है कि आप कह रहे हैं कि जी सब साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और किसी को मुंतखब करके नहीं लाना चाहिए या सिलेक्ट करके नहीं लाना चाहिए, उसको इलेक्ट होना चाहिए। यह आपका पहले भी मौक़िफ़ था, यह आपका आज भी मौक़िफ़ है। मैं कामरान मुज़्ज़फ़र साहब, आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हुई और एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसी फैसले की कंटेम्प्ट में के हवाले से पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ आज गई है। अब इसमें बुनियादी जो बहस होती रही वो ये थी
कि इसमें बाकी लोगों को फरीक क्यों बनाया, आईजी साहिबान को क्यों बनाया? क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पुलिस उनके साथ जातियां कर रही है, उनके तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा लोग और बाकी लोगों को गिरफ्तारियां कर रही है, तो इसलिए आईजी को भी एक फरीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ इब्तदाई तौर पर यह रहा कि इसमें तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक होना चाहिए क्योंकि आप उनकी तौहीन में आए हैं, क्योंकि फैसला हमने उन्हीं के लिए दिया था। आपके ख्याल में क्या बाकी लोगों को फरीक बनाया जाना ये तहरीक इंसाफ की गलत लीगल स्ट्रैटेजी है? ऐसा है कि शायद बवजह हालात आप कह सकते हैं, मगर बाज़ जगहों पे जो है ना वो जब हेडलेस हो जाता है मामला और जिसका जो जी चाहता है वो करता है, और बाज़ औक़ात जो है वो पॉलिटिकल रीजंस होती है कि उसमें कंपनी की मशहूरी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा होता है। तो ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होती है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में एक तो ये कि अगर कोई दस्तूरी इदारे हैं और कोई दस्तूरी पोस्ट पे बैठा हुआ है तो उसके अगेंस्ट पहले तो मुझे इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद कंटेम्प्ट फाइल हो भी सकती है या नहीं। यानी मैं इलेक्शन कमीशन की या उनके मेंबरान की या चीफ की बात कर रहा हूँ कि वो कंटेम्प्ट हो भी सकती है या नहीं हो सकती, इसको ज़रा गौर से देखा जाना चाहिए। फिर कंटेम्प्ट जो है वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन तो आप फाइल कर देते हैं, मगर कंटेम्प्ट हुई किसकी है? कंटेम्प्ट तो कोर्ट की हुई है ना, तो फिर आपको वो स्पेसिफिक वो बताना पड़ता है कि वो कंटेम्प्ट क्या कंटेम्प्ट हुई है, और उस कंक्रीट उसमें किसी सॉलिड उसके साथ वो आपको आना पड़ता है। तो इस तरह से कह देना कि जी वो कामरान साहब ने ये कहा था, उन्होंने भी कंटेम्प्ट किया, एंकर पर्सन साहब ने ये कहा था तो वो भी कंटेम्प्ट में आ गए हैं, चौधरी साहब ने ये कहा था तो उसका भी जो है कंटेम्प्ट में रख लीजिए, या बैरिस्टर साहब ने ये कहा था, तो इस तरह से नहीं होता, बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है। और जो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में वो एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, वो पिटीशन लेके आ रहे हैं 204 की, तो मेरा ख्याल है कि वो उस सियासत शायद उसके ज़्यादा थे। ये अगर प्रोसीडिंग शायद अगर लाइव ना होती तो फिर जो है ना इसको बड़ा जो है इन्होंने एक्सप्लॉइट करना था कि जी ऐसे हुआ था और वैसे हुआ था। ये अच्छी बात है कि सारा कुछ लोग जो है अपनी आंखों से देख रहे थे। सही है। मैं आरिफ चौधरी साहब आज बार बार काजी फैसल साहब ये सवाल उठाते रहे, वो कहते रहे कि जी आप हमसे मांग क्या रहे हैं, अगर आपके कागजात मुस्तरद हुए हैं तो आपके पास अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने का एक मौका मौजूद है, आपके पास ये ऑप्शन है, आप वहाँ चले जाइए, आप कानूनी रास्ता अख्तियार कीजिए, आप हमारे पास क्यों आए हैं? आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ ने गलत फोरम का इंतखाब किया? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के पास यही फोरम था, क्योंकि बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की है और बाद उसमें ये क्लियरली कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो उस तरह यानी जिस तरह उसे कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को वो नहीं कर रहा, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको नहीं मिल रही। आज बुनियादी बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन जो जब शेड्यूल का अनाउंस कर देता है तस्वीर बाद सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो जाते हैं। ये सारे इदारे जो चीफ सेक्रेटरी आईजीज ये पाबंद होते हैं इलेक्शन कमीशन के कि जो वो कहेगा उसी तरह होगा। लेकिन आपने ये देखा कि ये जो आज उन्होंने पिटीशन एक उसमें बुनियादी एक ऑर्डर था जो लिखा उसका चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है पंजाब का, सुबह इलेक्शन वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें उसने पूरे प्रोसेस के खिलाफ चार्जशीट जो थी वो दायर कर दी थी कि लोगों को जो ये कहा जा रहा है ना कि ड्रामा हो रहा है और मजाक हो रहा है, वो ड्रामा ये था कि लोगों को कपड़े उनके पाड़े जा रहे हैं और उनसे जो कागजात है वो छीने जा रहे हैं। वो आपने भी दिखाया लोगों को, बाकी लोगों ने भी जो वहां थे जिन्होंने मैदान देखे उन्होंने वो चीजें सामने देखी। तो ये काम किसका था? बेसिकली इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो मेक श्योर करता कि उनकी सारी एजेंसी जिसमें आईजी भी मौजूद है, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज भी है, उन्हें वो पाबंद करता कि किसी शख्स को भी उसके रास्ते में कोई रुकावट तक खड़ी की जाए, उसे इलेक्शन कमीशन तक और उस रिटर्निंग अफसर तक पहुंचने दिया जाए ताकि वो अपने कागजात दाखिल कर सके। अच्छा, इसके बाद दूसरे बाकी मराहल के ऊपर जो जिस तरह एन ब्लॉक सारे के सारे कागजात आप देखें, इनको देखा तो जाएगा, वो कहते हैं जी आप अपील क्यों नहीं फाइल करते, अपीलें भी चलेगी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को एक पूरे तसलसल के साथ मैदान से निकालने के लिए उसी के तकरीबन 70% लोगों को आप जो बातें आप कर रहे हैं, ये बातें जब सरदार लतीफ खोसा अदालत में कर रहे थे तो काजी फैसल साहब ने बार बार कहा कि ये आप सियासी बातें कर रहे हैं, सियासी तकरीर यहाँ पर मत करें, आप यहाँ पर कानून की बात करें। तो अब्दुल्ला साहब अल्टीमेटली फिर क्या करना पड़ा?
यानी हिम्मत थी सरदार लतीफ खोसा की कि जिस तरह उन्हें मुदाखलत की गई, जिस तरह पाँव उनके उखेड़ने की कोशिश, ये चीफ साहब सबके साथ इस तरह करते हैं। अल्टीमेटली उन्होंने वो ऑर्डर जो था वो पढ़ के सुना दिया, जिसके बाद जो उनके साथी जाए थे उन्होंने इसको पिक किया बाकायदा, और फिर कोई रास्ता और ना रहा कि अल्टीमेटली उन्हें तलब करना कि जब आपके घर का इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का वो चार्जशीट लगा रहा है कि ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया है, किसी को इलेक्शन, ये कुबैत के पीटीआई की तो बात नहीं थी। सही है, तो इस बात में मैं समझता हूँ कि पिटीशन बिल्कुल हक बजाना, चलें हक बजाने में। लेकिन बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी बार बार कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रही है। तो क्या वाकई तहरीक-ए-इंसाफ प्रोपेगेंडा कर रही है या मजलूम है, या वाकई उनकी शिकायत दुरुस्त है? तो इस पर भी बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन में भी फर्द जुर्म आज आयद हो गई है बानी तहरीक-ए-इंसाफ पर, इसका अब क्या बनेगा? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में 2-3 मरतबा कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ प्रोपेगेंडा ज़्यादा कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है, लीगल चीज़ों पर बात नहीं कर रही। लेकिन आज लतीफ़ खोसा साहब, मैंने एहतमामन कोशिश की है कि उनको के साथ सरदार का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज हमें कहा है कि सरदार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगरचे वो बज़िद है कि मेरे शनाख्ती कार्ड पे सरदार लिखा है, मैं क्या करूँ। तो लतीफ़ खोसा साहब एक सीडी बना के लाए हुए थे और वो कहते हैं कि जी मैं पूरे इसमें वीडियो एविडेंसेस लेकर आया हूँ कि किस किस हल्के में किस किस तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन वो सीडी वहाँ पर प्ले नहीं की गई बार बार उनकी दरख्वास्त के बाद भी। तो आपके ख्याल में क्या अगर सीडी में वो मवाद लेकर आए हैं तो क्या उनके पास ये शवाहिद मौजूद नहीं है बैरिस्टर साहब के उनके जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा है उनके पेश ना होने की वजह से कागजात मुस्तरद हुए हैं, और वो पेश क्यों नहीं हुए उनके बकौल उनके पास इसका रिकॉर्ड और शवाहिद मौजूद हैं? आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखिए असद भाई, इस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट में लोग अपनी वीडियोस बना के ले जाएं और उसे सबूत के तौर पे कहें कि इसे मान भी लिया जाए, तो फिर तो अदालतें इंसाफ कर फॉरेंसिक कराना पड़ेगा। आपका एक तरीका कार है ना, कानून है। मैं समझता हूँ इतने सीनियर एडवोकेट को भी, और सुप्रीम कोर्ट के वो सीनियर एडवोकेट है खोसा साहब, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट बनता नहीं है। वो सही बात उन्होंने की चीफ जस्टिस साहब ने कि ये सियासी स्पीच तो हो सकती है, ये लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रोपेगेंडा तो है, पीटीआई का खमीर ही प्रोपेगेंडा है। और वैसे साहब, आप अगर पीटीआई के इस वक्त वकील होते, इस सारे सिनेरियो में आप कैसे केस को प्रेजेंट करते, आप कैसे साबित करते कि ये हो रहा है? देखिए मेरे ख्याल से ये साबित तो पॉलिटिकली, ये अदालतों में साबित हो भी जाएगा तो क्या होगा, अदालतें कुछ नहीं करती। हमारे साथ ये हो चुका है, हम अदालतों में भागे भागे कभी भी नहीं गए कि हमें रिलीफ दे। हमने आज भी पॉलिटिकली अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी है तो पॉलिटिकली ये क्वेश्चन रेस किया है। हम आईनी इदारों को ये कहते हैं कि वो आइन के तहत काम करें। इलेक्शन कमीशन से हम तवक्को रखते हैं कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएं या लेवल प्लेइंग फील्ड दें, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन को लेके रोज कटहरे में नहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस तरह फिर इलेक्शन नहीं होते हैं। और हम इसीलिए हर मामला अपना सियासी लेके अदालतों में ना जाते हैं, ना हम अदालत खेलते हैं। हम सियासत में सियासत खेलते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अव्वल तो ऐसे केसेस कभी नहीं लेके गई। हमारे साथ बड़ी बड़ी ज्यादतियां होगी, मैंने आपको बताया। हम कब गए हैं कि हमें दोबारा तलवार का निशान दे? हम तो नहीं मांगने गए। हमसे इन्होंने तलवार छीन लिया, तीर दे दिया, हमने तीर पे भी वजीर आजम बन के दिखा दिया। बात यह है कि सियासत रोने रोने से नहीं होती है। यहाँ पे तो मुसीबत यह है कि 4 दिन कोई जेल नहीं जाता और उसकी ख्याली तस्वीरें आ जाती हैं। यहाँ पे हम तख्ता धार पे भी झूल गए। हमने किस अदालत से 44 साल हो गए हैं, हमने कब अदालत से जाके कहा कि भुट्टो केस का एक रेफरेंस दिया था 14-16 साल के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा बैठ के, फुल कोर्ट ने, और कहा कि ये जिनकी तस्वीरें लगी हैं इनके तारीख में मुंह काले हो गए हैं इन लोगों के। हमने तो नहीं कहा, आज सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो रहा है। तो पॉलिटिक्स के अंदर जो मैं बात कह रहा हूँ वो महज कह नहीं रहा, हमने ये अमल करके दिखाया है। हम आज भी कहते हैं कि पीटीआई को पॉलिटिकल एटीट्यूड रखना चाहिए था। 77 पे भुट्टो साहब को जब पाबंदी लगी तो उन्होंने शेख रशीद जो सीनियर वाइस चेयरमैन थे उन्हें बनाया। बिल्कुल ठीक है, सीसी के सही है। लेकिन सर हमारे यहाँ होता ही है ना कि जब सियासी मुतालबात सियासी मैदान में ना सुने जा रहे हों तो फिर अदालतों का रुख करती हैं सियासी जमातें, और तकरीबन सभी सियासी जमातें जाती हैं। हमारे यहाँ तो अब अदालतें, सारे सियासी मामला अदालतों में चले गए अनफॉर्चुनेटली। या बिल्कुल ठीक कह रहे, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ में कामरान साहब, वक्त कम रह गया, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी आज चार्ज फ्रेम हो गया है। आप इस केस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एक और कन्विक्शन हो सकती है?
देखिए, आमतौर पे तौहीन अदालत या तौहीन कमीशन इस तरह के चार्जेस बहुत कम फ्रेम होते हैं, और अगर चार्ज फ्रेम हो जाए तो फिर जो है ना वो मामला संजीदा हो जाता है। आमतौर पे अदालतें जो है वो रिस्ट्रेंट शो करती हैं, या बाकी जुडिशल फोरम होते हैं या क्वासी जुडिशल फोरम होते हैं, ये रिस्ट्रेंट शो करते हैं। मगर इन केस अगर चार्ज कहीं पे फ्रेम हो जाए तो फिर यकीनन जो है ना एहतियात लाजिम हो जाती है। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन को रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए था या किया जा सकता था उनकी तरफ से, या इस केस को देखते हुए? उसमें शायद ये रिपीटेडली जो है ना वो जो कुछ किया जा रहा था उनके साथ रिपीटेडली किया जा रहा था। इसका मौका दिया गया इलेक्शन कमीशन को, या इसके लिए जो है ना वजह बनाई गई। तो जब आप वजह बनाते हैं, जब आप खुद उसके लिए जो है वो एक मौका फराहम करते हैं, तो फिर उसके बाद ये गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। कंटेम्प्ट में सबसे बेहतर डिफेंस जो है मेरे ख्याल में ये होता है कि सॉरी करते हैं और माफी मांग लेते हैं और जो बात को खत्म करवा लेते हैं। सही है। वरना फिर मसाइल पैदा फवाद चौधरी साहब ने तो कम से कम ऐसा भी किया, लेकिन उन पे भी, आरिफ चौधरी साहब, उन पर भी आज फर्द जुर्म आयद हो गई है, हालांकि उन्होंने तो माफी भी मांगी थी। आप कैसे देख रहे हैं इस केस का मुस्तकबिल, क्या देखते हैं? देखिए, बात यह है कि ये पहली बात तो ये कि ये कोई अदालत नहीं है जिसकी कंटेम्प्ट हुई है, बुनियादी तौर पर कमीशन है। लेकिन अगर ये मान भी दिया जाए कि इनके पास ज़ाहिर एक इख्तियार है कि किसी को अपने हुक्म मनवाने का, और उसके लिए ये अगर कंटेम्प्चुअस एटीट्यूड हो तो बुला भी सकते हैं, लेकिन इनसे आप रेस्ट्रेंट की तवक्को कैसे कर सकते हैं, जो कि आज नहीं, शुरू से लेकर इलेक्शन कमीशन बाकायदा एक पार्टी बना हुआ है। आपको याद होगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराने का मामला जब अदालत में गया था और अदालत ने हुक्म दे दिया था, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो थी वो इलेक्शन कमीशन ने की थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन इस तरह का फ्रीक नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली इलेक्शन कमीशन का काम तो इलेक्शन करवाना है, और वो आज भी इलेक्शन कमीशन वही काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। एक बात आपकी जो थी सवाल का, मैं $1 मिलियन सवाल था, और उसका जवाब जो था वो देते हुए मान लिया कि जी अदालतों में हम क्या लेने जाएंगे, क्योंकि मुझे याद है कि ये रेफरेंस जो था इसको मैंने तैयार किया था उस जमाने में, और दायर भी मैंने सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे किया था, और कई दफा मैं रोया था देख के कि ये हमारे साथ, हमारे मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो लोगों का पसंदीदा लीडर था उसके साथ ये सलूक हुआ। लेकिन इसके बावजूद चूंकि अदालतें इंसाफ नहीं देती, तो इसलिए उन्होंने कहा इसलिए जाए। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद क्योंकि ये सिस्टम चल रहा है, तो पीटीआई के पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब एक इलेक्शन कमीशन जो एक ऐसा इदारा जिसे फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने, अगर वो नहीं करवाता और हर कदम पे उनके रास्ते पे रुकावटें डालता है, तो इसके अलावा कहां जाएंगे? क्योंकि वो तो आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे। और तो मैं समझता हूँ एक तो उन्हें रेस्ट्रेंट शुरू करनी चाहिए जो वो नहीं करेंगे, और सही है, ठीक है, राइट, सही है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपने बहुत तफसील से अपना मौक़िफ़ दिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।